रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अगर मान लो आपका ए और बी, मैंने आपको पता नहीं कैसा क्वेश्चन कराया होगा जिसके अंदर हो सकता है दोनों के दोनों आर ए इक्वल आर बी सेम आ गए, आर ए नॉट इक्वल आर बी, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट इनकी रेट अलग अलग हो सकती है। कोई कहे पूरे के पूरे रिएक्शन का रेट, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वो होगा बच्चों रिएक्टेंट वन का रेट डिवाइडेड बाय उसका कोफिशिएंट, ठीक है, इक्वल रिएक्टेंट टू बाय उसका कोफिशिएंट इक्वल प्रोडक्ट वन बाय उसका कोफिशिएंट। क्या करना है, रिएक्टेंट की रेट निकालो, उसके कोफिशिएंट का उसके अंदर डिवाइड कर दो, रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट का रेट निकालो, उसके कोफिशिएंट का उसके अंदर डिवाइड कर दो, क्या मिल जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन आपको ढूंढने के लिए कुछ भी नहीं करना, कोई भी एक रिएक्टेंट उठाओ, कोई भी एक प्रोडक्ट उठाओ, उसका रेट निकालो और उसके अंदर उसके कोफिशिएंट का डिवाइड कर दो, ठीक है। मेरे को ये याद नहीं है कि ये तक मैं पढ़ा दिया कि नहीं, तो इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से निकल सकता है। एक एग्जांपल देख लो, ये भी मुझे अब याद नहीं कि मैंने क्या क्या क्वेश्चन कराए थे, देखा भी नहीं मैंने। एक क्वेश्चन देखो, मैं ही करके बता रहा हूँ, कराया था एक क्वेश्चन अमोनिया का, करा तो दिया था ना, उसके अंदर क्या आ रहा था, हाँ करा दिया था, हाँ जी चैप्टर, हाँ करा दिया था, लेकिन इसके अंदर ना रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बताया हुआ, इसका रिएक्शन का रेट, इसका रेट ऑफ आर एन टू जो है वो इतना आया होगा, आर एच टू जो है, हाँ ये क्वेश्चन करा दिया था, ये मुझे याद है, लेकिन इससे रेट ऑफ रिएक्शन बताया था कि नहीं ये याद नहीं है, तो एक बार जल्दी से बता देता हूँ। विष्णु जी चैप्टर 7 है एनसीईआरटी का, सुन लो, ये थोड़ी सी बात पिछली क्लास से कनेक्टेड है, उसके बाद नई नई बातें आए, ठीक है। मैंने कहा था या कहा होगा ऐसे, रेट ऑफ रिएक्शन अगर मुझे पूरे रिएक्शन का चाहिए, आर एन टू के अंदर उसके कोफिशिएंट 1 का डिवाइड कर दो, या फिर आर एच टू के अंदर उसका कोफिशिएंट क्या है 3 का डिवाइड कर दो, आर एन एच थ्री के अंदर उसका कोफिशिएंट क्या है 2, इसका डिवाइड कर दो, आपको रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। आप देखेंगे आर एन टू आपका 1 है, 1 के अंदर 1 का डिवाइड करोगे क्या मिलेगा 1 मिलेगा, आर एच टू जो है 3 है, उसके अंदर 3 का डिवाइड करोगे 1 मिलेगा, आपका आर एन एच थ्री 2 है, उसके अंदर 2 का डिवाइड करोगे 1 मिलेगा। किसी को रेट ऑफ रिएक्शन निकालने में दिक्कत आएगी तो बताओ। हाँ जी नो सर। ओके चलो, अब एक नई बात कि रेट जो होता है बच्चों, हमको ना एक्चुअली ऐसे ग्राफ्स बनाने सीखने, रेट का, कंसंट्रेशन का, टाइम के साथ। तो ये बनाने के लिए पहले एक बात समझनी जरूरी है, रेट जो होता है बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और उसकी पावर कोफिशिएंट ऑफ दैट रिएक्टेंट। बोले तो अगर ए से बी, इसके अंदर बच्चों 2 रिएक्शंस होती है। पहली तो बात, फर्स्ट रिएक्शन क्या होती है, फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। जब बच्चों ये ऐसे लिख रखा है, ये ओवरऑल रिएक्शन है, ओवरऑल रिएक्शन, इसके अंदर अगर पूछे रिएक्टेंट क्या है तो ए है, प्रोडक्ट पूछे क्या है तो बच्चों बी है, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए पूछे रिएक्टेंट क्या है तो बच्चों ए है, प्रोडक्ट पूछे तो बी है। बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, अच्छा फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है जब ए से बी बनेगा, बैकवर्ड रिएक्शन भी एक चल रही होती है जब आपका बी टूट के साथ साथ, बैकवर्ड रिएक्शन कैसी होगी कुछ ऐसे, बी टूट के ए बना रहा है, ये वाला जो है मेरा बैकवर्ड रिएक्शन है। इसके केस में बेटा रिएक्टेंट कौन है बी है, प्रोडक्ट कौन है ए, ठीक है। अब देखो इस वाले रिएक्शन की जो रेट होगी वो होगी आर है, ए से बी बनने की रफ्तार कितनी है आर है, बी से ए बनने की रफ्तार कितनी है आर बी, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो अगर आपको, अच्छा इसको ना एक और चीज लिखेंगे, रेट इक्वल के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब हटाते हैं इक्वालिटी लगाते हैं तो एक कांस्टेंट लेके आते हैं, तो मैंने एक कांस्टेंट ले लिया बेटा के,
के इंटू रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन और उसकी पावर कोफिशिएंट। क्या एक ही रिएक्टेंट होगा? कोई जरूरी नहीं बेटा। अगर आपके 5 रिएक्टेंट आ रहे हैं, इसका कोफिशिएंट ए और इसका सी, तो आप क्या लिख देंगे? के इंटू ए की कंसेंट्रेशन और उसका कोफिशिएंट ए इंटू डी का कोफिशिएंट पावर में चला जाएगा। ऐसे करके आप लिखते जाएंगे, ठीक है। अगर आपको रेट लिखना है किसी भी रिएक्शन का, तो आप सारे के सारे रिएक्टेंट्स उठा लोगे। अब मुझे एक बात बताओ, मेरा क्या है, ये सब बातें लिखी हुई है। मेरा रिएक्शन है ए से बी, इसका कोफिशिएंट ए और बी। सर एक छोटे बार बी, बैकवर्ड रिएक्शन के बाद दोबारा समझा दीजिए। देखो बैकवर्ड रिएक्शन समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन और उसकी पावर कोफिशिएंट ऑफ दैट रिएक्टेंट। ठीक है, ये एक बात हो गई। अब मैंने क्या कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका एक ही रिएक्टेंट हो। अगर रिएक्शन ऐसा है ए प्लस बी प्लस सी, इसका कोफिशिएंट सी, इसका बी और ए। कोफिशिएंट क्या होता है? जैसे कि N2 प्लस 3H2 के अंदर ये 3 क्या था? कोफिशिएंट। इसका कोफिशिएंट क्या था? 1 1 3, ये सब चीजें क्या है? कोफिशिएंट। तो मैं इन जनरल लिख रहा हूँ ए प्लस बी प्लस सी, ये 3 रिएक्टेंट है। उस केस के अंदर जब मेरे को रेट लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा? रेट इक्वल के इंटू ए और इसकी पावर ए, बी और इसकी पावर बी, सी और इसकी पावर सी। बोलो निर्भय, क्लियर? यस सर। ऊपर मैंने ऐसा लिख दिया ना, एक बार रिएक्टेंट, उसका मतलब जरूरी नहीं कि एक ही रिएक्टेंट हो, कितने भी है उन सबको इसी तरीके से लिखना है, उनकी कंसेंट्रेशन और पावर में क्या जो उनका कोफिशिएंट है। बोलो क्लियर? यस सर। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रेट लिखना बता दिया। रेट कैसे लिख सकते हैं? मेरे पास ये रिएक्शन है ए से बी, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, मुझे क्या चाहिए बच्चा? मुझे चाहिए इसकी फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट। मैं क्या लिखता हूँ सर? फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगी? ए से बी। सर इसको ए लिख लो और ये बी। ठीक है, ये फॉरवर्ड वाली। सर इसके लिए कोई रेट कांस्टेंट होगा? अच्छा बच्चों, ये रेट कांस्टेंट है, ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके कंसेंट्रेशंस क्या है, प्रोडक्ट क्या है, ये आपके रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका रिएक्शन जो भी गिवन है उसके लिए आपके रिएक्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो, प्रोडक्ट की कुछ भी वैल्यू हो, रेट कांस्टेंट डिसाइडेड होते हैं, हर रिएक्शन के लिए डिसाइडेड होते हैं, कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, हो गया। तो आर एफ जो है उसके लिए क्या लिखूंगा? एक रेट कांस्टेंट। फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है उसके लिए मैंने रेट कांस्टेंट क्या मान लिया? के एफ। उसके बाद क्या आएगा बेटा? इसका रिएक्टेंट ए, उसके अंदर क्या आएगा? उसकी पावर ए। ये आर एफ हो गया मेरा। आर बी अगर लिखना है तो बी की क्या चल रही है रिएक्शन? बी की रिएक्शन सर कुछ ऐसी हो। इस केस के अंदर रिएक्टेंट क्या है? बी है। बेटा क्या लिखेंगे? के बी इंटू बी की पावर बी। क्या यहां तक क्लियर है? आप फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट लिख पाओगे? हाँ जी। सुनसान सन्नाटा क्यों हो गया? थोड़े से 2-4 वेरिएबल ही तो आए। बोलो भाई। यस सर। ठीक है, किसी को नहीं समझ आ रहा तो बताओ। आ रहा है इतनी सर। सी बात हुई है। हाँ आ गया ना? यस सर। ठीक है, चलो ये सारी कहानी हो गई। तुम्हें इससे क्या उठा के चलना है कि रेट जो है फॉरवर्ड का किस पे डिपेंडेंट होगा? रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन। बैकवर्ड का किस पे होगा? ओवरऑल रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है बी। बी क्या है? ओवरऑल रिएक्शन का प्रोडक्ट है, उस पर डिपेंड करेगा। अब मुझे क्या करना है बच्चों? एक कर्व बनाना है, रेट वर्सेस टाइम का। तो मैं एक कंडीशन बोल रहा हूं। कंडीशन ये है कि प्रोडक्ट बी इज 0 एट टी इक्वल 0। आपका रिएक्शन ए से बी। मैंने कह दिया कि जब बी कर के अंदर टी इक्वल 0 की सिचुएशन थी तो मैंने सिर्फ ए डाला है, ठीक है, कोई बी नहीं डाला। अब मुझे एक कर्व बनाना है। 15 से फिर 9:30 से होगा तो 15 मिनट में नहीं खा पाऊंगा ना फिर। मानस बेटा 9:30 की क्लास है, 15 मिनट में रोटी खा लेना आराम से।
कोई दिक्कत नहीं है, मैंने भी 5 मिनट में खाई है। ओके चलो, क्या बना है मानस घर में? क्या सर? घर पे क्या बना है आज खाने में? सर नॉन वेज। ओके ठीक है चलो। सर जी फिर तो इन्हें इसलिए 4 सर जल्दी नहीं खाएगा, हाँ सर इसलिए जल्दी नहीं खा पाएगा। अरे कोई नहीं, खाने खाने की ऐसा कुछ नहीं होता, खा लेना। शिव क्या बोल रहे हो? सर जी कुछ नहीं। अच्छा ठीक है चलो, सर आप बैक टू द मुद्दा। मेरा ग्राफ तैयार हो गया, अब इसके अंदर मुझे कर्व बनाना है, क्या बनाना है, ठीक है जी। ओके, तो बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा? आर बी एट टी इक्वल 0। कोई मुझे आर बी की वैल्यू बताएगा कि आर बी क्या होगा टी इक्वल 0। मैंने कहा था आर बी इक्वल के बी इंटू बी की पावर बी। रिएक्शन के अंदर कोफिशिएंट भी लिख लो, ए और बी। चलो बताओ आर बी की वैल्यू क्या होगी स्टार्टिंग? यही होता है सबके साथ, मेरे साथ सर यार कुछ बढ़िया बनता है ना। हाँ जी बोलो। सर 0 ही होगी। 0 आएगी, ठीक है ओके। ये सर बाकी जीरो, लोगों का भी ओपिनियन ले लेते हैं। सर 0 होगी। 0 होगी, ठीक। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे ये समझ में ना आ रहा हो कि आर बी की वैल्यू 0 क्यों होगी? या सीधा लिख दूं 0 यस सर और मैं। कर्व बनाना शुरू करूं? विशाल ने हैंड रेस किया है। सर मुझे भी नहीं आया समझ। नहीं आया ना? देखो नो सर। मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है बेटा, आर बी क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला लें, ये जो मैं येलो से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिख रखा है, आर बी इक्वल के बी। के बी तो कोई कांस्टेंट है, बी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ बी और उसकी पावर उसका कोएफिशिएंट। कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या है ये समझ लो, कंसंट्रेशन ऑफ बी इक्वल मोलैरिटी ऑफ बी। मोलैरिटी ऑफ बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। एट टी इक्वल 0 मोल्स बताओ कितने थे? ऊपर कंडीशन लिख रखी मैंने, बी के मोल्स कितने थे? खुशबू बताओ। सर 0। खुशबू तुम भी बताओ। 0। खुशबू ही नहीं जी बोल रही है सर, तो। 0 0 होंगे, 0 तो अब बोलो जी बी सर। 0 हो जाएगा, जी बी का कंसंट्रेशन, तो क्या आर बी 0 हो जाएगा? यस सर। ओके ठीक है, आर बी। जगजीत जी शुरू की कहानी दोबारा सुननी है? सुनो, रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की पावर उसका कोफिशिएंट। तो जब मैं कोई रिवर्सिबल रिएक्शन लिख रहा होता है ए से बी, तो इसका ओवरऑल रिएक्टेंट क्या होता है, ए, और ओवरऑल प्रोडक्ट क्या होता है, बी। लेकिन इसके अंदर मैं 2 रिएक्शन लिख सकता हूँ, एक फॉरवर्ड रिएक्शन, उसका रिएक्टेंट क्या होगा बेटा, ए। एक बैकवर्ड रिएक्शन होगी, उसका प्रोडक्ट, सॉरी फॉरवर्ड रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बी। ये होगी मेरी फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन क्या है बेटा, बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन के केस में मेरा रिएक्टेंट क्या होगा, बी। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, ए से बी। बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, बी से ए। इस केस के अंदर मेरा रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, बी, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए। मैं कहता हूँ रेट इक्वल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का पावर उसका कोफिशिएंट। तो मुझे फॉरवर्ड रिएक्शन एफ आर के लिए अगर उसका रेट लिखना हो तो क्या आ जाएगा, आर इक्वल के। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, जब प्रोपोर्शनलिटी को हटा के इक्वालिटी लगाऊंगा तो मेरा के क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। मैंने कहा अगर फॉरवर्ड लिखना है तो आर एफ इक्वल के एफ इंटू इसका रिएक्टेंट क्या है, ए रिएक्टेंट ए, मैं कोफिशिएंट लिख देता हूँ, उसका कोफिशिएंट ये बच्चा हमारा फॉर्मूला आ गया आर एफ का, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट का। बैकवर्ड रिएक्शन की अगर रेट लिखनी हो तो आर बी इक्वल के बैकवर्ड इनटू बी की पावर बी, ठीक है जी। ये बताया अब तक, ऐसे ऐसे ये 2 फॉर्मूले आ जाएंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं, एनसीईआरटी में इसका नाम इक्विलिब्रियम है, उसका एक पार्ट केमिकल अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो जगजीत जी मैंने क्या कहा है, मैं रेट का और टाइम का ग्राफ बनाना चाहता हूं। मैंने एक कंडीशन कही है कि प्रोडक्ट बी जो है वो हमारा टाइम टी इक्वल 0 पे 0 है, यानी कि बीकर के अंदर मैंने सिर्फ रिएक्टेंट डाला है। रिएक्टेंट क्या है मेरा, ए रिएक्टेंट है, ठीक है। तो टी इक्वल 0 के ऊपर
मेरी रेट आरबी की वैल्यू क्या आएगी? आरबी वैल्यू बेटा के बी इंटू बी की पावर बी है। अगर शुरू में मेरा बी है ही नहीं तो इसकी वैल्यू 0 होके मुझे आरबी क्या मिलेगा? शुरू में 0 मिलेगा। आरबी का कर्व बच्चों यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, ये बात अपने क्लियर होगी, आरबी का ही होगा। आरबी का कर्व यहाँ से शुरू होगा, आर एफ का कहीं ना कहीं किसी फाइनाइट वैल्यू से शुरू होगा, सही बात। अब कोई मुझे ये बताएगा कि थोड़ी देर बाद आर एफ की वैल्यू घटेगी कि बढ़ेगी? बोलो, थोड़ी देर बाद आर एफ की वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी? सर खतरे की। मिक्स हो गया। खुशबू क्या कह रही है? विश्वकर्मा तुम बताओ, बढ़ेगी घटेगी? सर खतरे की। घटेगी। अब खुशबू बताएं क्या बोला था तुमने? शायद बढ़ेगी बोला था। डिक्रीज, हर जगह डिक्रीज आया आंसर। चलो सब लोग बताओ, सोचो सोचो, मैं तो बता ही दूंगा, मैं तो पढ़ के आया हूँ। मेरे पास एक तो बार sheet रिपीट करना। बेटा मैं कह रहा हूँ यहाँ पे क्या है मेरा, ये आर एफ का कर्व बनाने वाला। आर एफ क्या होता है? के एफ इंटू ए। ये ए क्या है? ये रिएक्टेंट है। मुझे बताओ, यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू t इक्वल 0 पर कुछ भी मान ली कि a की कुछ वैल्यू रही होगी स्टार्टिंग में, दैट मल्टीप्लाइड बाय के एफ, और इस चीज का आंसर कुछ आर एफ आया होगा, तो मैंने यहाँ मेंशन कर लिया। मुझे ये बताओ, कुछ देर बाद आर एफ की जो वैल्यू है, यहाँ पे जो a है ये वेरी कर जाएगा, ठीक है, बढ़ेगा घटेगा वो तुम बताओ, रिएक्टेंट बढ़ेगा कि घटेगा? आपका जो के एफ है वो तो कांस्टेंट रहेगा। ओवरऑल आर एफ की वैल्यू थोड़ी देर बाद बढ़ेगी कि घटेगी? बताओ बेटा। सर घटेगी। सर शायद बढ़ेगी। घटेगी। सर घटेगी। घटेगी बेटा, Decrease डिक्रीज होगी। रिएक्टेंट तो खत्म होगा ना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएगा, खत्म होने लग जाएगा। तो आर एफ क्या है? के एफ इंटू रिएक्टेंट की तो कंसेंट्रेशन है, अगर ये कम होने लगेगा तो आर एफ कम होने लगेगा, ठीक है जी। तो मेरा कर्व कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। इसकी अगली वैल्यू कुछ यहाँ आएगी। अच्छा, आर बी के साथ क्या होगा? सर प्रोडक्ट जो है पहले 0 था, लेकिन रिएक्टेंट रिएक्ट करके कुछ प्रोडक्ट बना देगा, जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा वो अपनी कुछ रेट देगा, आर बी देगा। सर जो मेरा प्रोडक्ट वाला जो वैल्यू है रेट का वो बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, कर्व जो है कुछ ऐसा जाएगा। सर ये जहाँ पर घटा हुआ है तो वहां से ऊपर से स्टार्ट होगा कर्व। कौन सा घटा हुआ है? सर जो इससे पहले होता है ना आर एफ की वैल्यू, तो जो हाँ घटी है डिक्रीज हुई है तो ऊपर से हाँ, स्टार्ट होगा वो। नहीं नहीं नहीं, देखो t इक्वल 0 के ऊपर इसकी वैल्यू ज्यादा थी, किसी अदर टाइम के ऊपर ये वाला जो डॉट दिखा रखा है गोल करके, उस टाइम के ऊपर थोड़ा सा टाइम बढ़ चुका है, रिएक्टेंट घट गया होगा, तो हमारी वैल्यू घट जाएगी आर एफ की। विष्णु प्रताप जी आपने हैंड रेज कर रखा है बेटा, कुछ बोलना है कि वैसे ही गलती से हैंड रेज खड़ा कर दिया? बता दो। सर गलती से हो गया था शायद। ठीक है, हाँ मेरे को डाउट रहता है ना, कोई नहीं। अब देखो ऐसा ही चलता जाएगा, आर एफ की वैल्यू घट रही होगी, आर बी की बढ़ रही होगी, किसी टाइम के ऊपर बेटा क्या इनकी वैल्यू सेम हो जाएगी? हो जाएगी सर। उस टाइम को क्या बोलते हैं बेटा? इक्विलिब्रियम। दिस इज व्हाट? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के ऊपर सर आर एफ इक्वल आर बी इक्वल आर हो जाएगा सर, तो एक सेम वैल्यू आ जाएगी। ये लो जी, सेम वैल्यू आ गई। इक्विलिब्रियम के बाद क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों। तुमने एक कंडीशन पढ़ी कि इक्विलिब्रियम के ऊपर रिएक्टेंट का जो कंसेंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाएगा, प्रोडक्ट का भी कांस्टेंट हो जाएगा। यानी सर अब ना ही रिएक्टेंट की वैल्यू बदल सकती है और ना ही प्रोडक्ट की बदल सकती है, ठीक है, बिल्कुल दुर्गा कह रही है कांस्टेंट हो जाएंगी वैल्यूज। अगर ये कांस्टेंट हो जाएंगी, अगर ए कांस्टेंट हो गया, ये ए कांस्टेंट हो गया और ये बी कांस्टेंट हो गया, तो क्या आर ए इक्वल के एफ इंटू ए। के एफ तो कांस्टेंट था ही, ये आपने कांस्टेंट कर दिया, क्या आर ए कांस्टेंट नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। ऐसे सर आर बी भी कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि सर आर बी होता है के बी इंटू बी। सर ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। सर दोनों चीजें कांस्टेंट हो जाएंगी और इनकी वैल्यू सेम हो ही चुकी है। आगे ये सेम लाइन आएगी, ये आर ही इसकी वैल्यू रहेगी, आर एफ इक्वल आर बी इक्वल आर, छोटा आर, इतना ही रेट रहेगा सर इनका हमेशा। बोलो बेटा, क्या क्वेश्चन क्लियर है? ग्राफ क्लियर है? यस सर। क्लियर?
फिर अब क्वेश्चन जी करेंगे। सर। ठीक है, सबको क्लियर? अब एक क्वेश्चन कर लो। मैंने तुम्हें ग्राफ के अंदर एक एक चीज समझाई है कि मेरा आर बी जो है 0 क्यों होगा, क्या क्या कंडीशन पे होगा। तब क्वेश्चन के अंदर उन्हीं सब बातों को यूज करके मैं तुम्हारा ब्रेन यूज करवाता हूँ। तुम्हें एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, तभी क्वेश्चन होगा। चूज द ग्राफ which is not possible for reversible reaction। मुझे वो वाला ग्राफ चूज करना है जो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए नहीं हो सकता। मेरा ए ऑप्शन है बच्चों। रेट के हैं सारे ग्राफ, रेट वर्सेस टाइम, आर टाइम। ये क्या है? ये आर बी है। ये क्या है? आर एफ है। बी ऑप्शन क्या है बच्चों? मैं जाऊंगा वीकेंड पे, वहां से सारी चीज ले आऊंगा अपनी। तो अपने हिसाब से ले आ, दूध ले आऊंगा। ठीक, 9:30 पे क्लास पे। चलिए, लास्ट कर्व जो है none of these है, none of C। अच्छा बेटा, ग्राफ अभी ना, अभी तो पूरा ग्राफ रिपीट करने में बड़ा टाइम लग जाएगा। या तो आप एक काम कर लो, आप अभी, आपको आगे का भी समझ नहीं आएगा, या तो आप अभी लीव कर जाओ, आप रिकॉर्डिंग देखना। अभी मैं पूरा ग्राफ बताने जाऊंगा ना तो फिर से 15 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, मैंने सिर्फ इतना बोला। वर्षा, तुमको ये समझ में आया था कि आर कहाँ पे लीव हुआ तुम्हारा? चल लीव करिए। ठीक है, निर्भर कह रहे हैं शायद सी, कुछ लोग कह रहे हैं बी। बी जो है पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हो गए भाई सबके आंसर? सबके तो नहीं हुए। 30 बच्चे मेरी क्लास में बैठे हैं, मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आंसर मिल रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा? चलो 1 मिनट और है, आराम से सोच लो, फिर तुम्हें आंसर बताऊंगा और फिर सॉल्यूशन बताऊंगा। वर्षा फिर से वापस हो गई कि लीव होके वापस? अरे तुम्हारा लेफ्ट दिखा था तो। बेटा मैं ये बोल रहा हूँ, मैं कर अभी ना इस क्वेश्चन की बात बता दूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद पूरा बता दूंगा। अगर बार बार लेफ्ट आ रहा है ना तो बेटा आज लीव ही कर जाओ तुम। अगर ऐसे होगा ना बार बार तुम्हें लीव हो रहा है वापस आ रहे हो, समझ में नहीं आएगा। अभी ना क्लास खत्म करते ही मैं तुमको 1 घंटे के अंदर मेरे पास लिंक आ जाता है, ड्राइव लिंक। मैं रिकॉर्डिंग का लिंक आपकी क्लास में डाल दूंगा, आप आराम से कल देख लेना। हमारी की अगली क्लास कब है? हमारी अगली क्लास बेटा आज 39, कल शाम को 9:30 बजे हमारी अगली क्लास। कल पूरे दिन में आराम से देख लेना, रिकॉर्डिंग जब भी नेटवर्क आए ना
रिकॉर्डिंग देख के और फिर आ जाना अगली क्लास में, सब समझ आ जाएगा। ऐसे अगर बार बार लीव होएगा वापस आओगे तो आपके 1 घंटा भी वेस्ट होगा, कुछ समझ नहीं आएगा। बैठ के कोई और सब्जेक्ट पढ़ लो, ठीक है, क्वेश्चंस कर लो। ओके बेटा, ठीक है। किसी के साथ भी ऐसा होता है, सबके लिए कॉमन है। अगर किसी दिन ऐसा हो रहा है कि नेटवर्क बार बार लीव इन हो रहा है तो वेट, मेरे को बोल दो कि सर मैं ऐसे ऐसे करके जा रहा हूँ, आप ना लिंक भेज देना रिकॉर्डिंग का। रिकॉर्डिंग से यूट्यूब लिंक बनने में तो 1-1.5 दिन लग जाता है, लेकिन हाँ 1-1.5 घंटे के अंदर मेरे पास रिकॉर्डिंग आ जाती है। मैं तुम्हें ड्राइव लिंक दे सकता हूँ, ठीक है, ड्राइव लिंक मैं तुम्हें दे दूंगा। वहां से आपके ग्रुप पे नोट, जिस दिन नोट्स डालूंगा उसके साथ फिर आपका ड्राइव लिंक भी डाल दूंगा, तो आप उसको यूज करके अपना लेक्चर देख सकते हैं। एक दिन तो सबके पास मिनिमम मिलता ही है, उसके अंदर 1 घंटे का लेक्चर देख लेना, 40 मिनट की रिकॉर्डिंग बनती है लगभग हार्डली। चलो आंसर पे आते हैं। आंसर है बेटा इनका सी, ए और बी कर्व दोनों बन सकते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन पे। बी क्यों बन सकता है? जब मैंने रेट टाइम का कर्व बनाया उसके अंदर क्या बोला, आर बी इक्वल 0। क्यों 0 बोला था? क्योंकि मैंने मेरे एक कंडीशन लिख के दी कि प्रोडक्ट जो है वो 0 है एट टी इक्वल 0। क्या मैंने यहाँ कोई कंडीशन लिखी? नो कंडीशन। तो हो सकता है प्रोडक्ट की कोई वैल्यू, आर बी की स्टार्टिंग वैल्यू कुछ आ जाए। कैसे होएगा सर शुरू में प्रोडक्ट? शुरू में प्रोडक्ट ऐसे होगा, मैं बाजार से रिएक्टेंट लेके आया, बीकर में डाल दिया। मैं रिएक्टेंट के साथ थोड़ा सा प्रोडक्ट भी ले आया, शुरू में ही मैंने कुछ प्रोडक्ट भी डाल दिया। बाजार में तो सब कुछ मिलता है ना, मैंने प्रोडक्ट भी शुरू में ही डाल दिया। तो उस केस के अंदर क्या होगा बेटा, मेरा रिएक्शन आरबी जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। किसी टाइम के ऊपर आके ये दोनों मीट करेंगे, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी। ए ऑप्शन क्यों होगा सर? ये क्या मतलब है? बैकवर्ड रिएक्शन ऊपर से चल रहा है, इसका ये मतलब है बेटा शुरू में मैंने सिर्फ प्रोडक्ट डाल दिया लाके। जैसे मैं प्रोडक्ट डालूंगा, अगर मैंने बी डाल दिया बीकर के अंदर, तो वो क्या करेगा, वो ए बनाना शुरू कर देगा। थोड़ी देर बाद फिर जब वो ए हो जाएगा फिर वो वापस बी बनाना शुरू करेगा, तो इसकी रेट आने लग जाएगी यहाँ से, ठीक है। ए शुरू में 0 था, उसकी कुछ रेट आने लगी, किसी टाइम के ऊपर ये दोनों मैच कर जाएंगे। बोलो ये करो, ठीक। अच्छा सी के अंदर क्या दिक्कत है? सी के अंदर एक दिक्कत है। सी के अंदर दिक्कत सिर्फ ये नहीं है, पहली बात तो मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं, लेकिन अगर लिखा हो चाहे ना लिखा हो, ऐसा कर्व पॉसिबल नहीं है। ये तो तुम्हें पता है आर एफ और आर बी क्या है, लेकिन ऐसा कर्व पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? कि यहाँ पे एक रेट ऊपर की तरफ जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। मैंने क्या कहा, किसी टाइम के ऊपर आके कांस्टेंट हो जाएगी, तो बढ़ती ही नहीं जा सकती कभी भी, इक्विलिब्रियम के अंदर बढ़ती ही नहीं जा सकती। उससे पहले ही ये कर्व जो है मेरा गलत हो गया, जब इसकी वैल्यूज एक बार के लिए सेम हुई थी। जब आर एफ और आर बी की वैल्यू एक बार के लिए सेम हुई, इक्वल आर, उसी टाइम के ऊपर भैया आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कांस्टेंट तो हो गए। अब ये बताओ कि वापस चेंज कैसे हो जाए, ठीक है। ये वाला कर्व आगे जा ही नहीं सकता, इन्हें तो ऐसे करके जाना चाहिए था, इसलिए ये कर्व गलत है। और गलत है तो मैंने ऑप्शन क्या पूछा था, नॉट पॉसिबल वाला बताओ, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है जी, बिल्कुल। बताओ जी, किसी को ना समझ में आई ये बातें? सर सी ऑप्शन हो कैसे सकती समझा है। रहे? सी ऑप्शन फिर से समझा दो। मानस आप क्या बोल रहे हो बेटा? सर आगे सर में सर। आगे ठीक। सी ऑप्शन के अंदर क्या है, कनिका देखो, ये दोनों कर्व्स किस चीज के है, फॉरवर्ड रिएक्शन के और बैकवर्ड रिएक्शन के। बेटा आर एफ और आर बी, ठीक है। ये आर बी क्या है? आर बी मतलब प्रोडक्ट की रेट, ये बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट बढ़ता ही जाए? कभी तो उसे कांस्टेंट होना पड़ेगा, या तो रिएक्शन खत्म ही हो जाए। भाई प्रोडक्ट बढ़ता ही जा रहा है, इसका मतलब आपके पास इनफाइनाइट रिएक्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा तो पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन ये कर्व सिर्फ इस बात के लिए गलत नहीं होता। ये गलत कहाँ हो जाता है? ये गलत यहाँ पे हो जाता है बेटा, जब ये दोनों के दोनों कर्व मीट किए। ये कर्व मीट करने का क्या मतलब है कि आर एफ इक्वल आर बी हो गया। बोलो कनिका, क्या कर्व मीट करने का ये मतलब है? यस सर। जैसे बेटा ये ऐसा हुआ, क्या ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है? यस सर। यस सर। ठीक है। जैसे बेटा इक्विलिब्रियम आता है, मेरा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों चीजें कांस्टेंट हो जाते हैं। उस टाइम के बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेंगे इक्विलिब्रियम आने के बाद हमेशा। तो अगर ये कांस्टेंट रहेंगे तो आरबी भी मेरा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि आरबी क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और आर एफ क्या होता है,
मेरे रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या बेटा इन दोनों को कांस्टेंट रहना चाहिए, आर एफ को भी और आर बी को भी। लेकिन इस पॉइंट के बाद ये दोबारा से चेंज होने लग गई, अपने अलग अलग पाथ पे चली गई, इसलिए कर गलत हो जाएगा। बताओ क्लियर करने का? यस सर। ठीक है जी, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या है, मैं आपको कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का कर्व बताना चाहता हूँ। कंडीशन फिर से वही है, एट टी इक्वल 0 प्रोडक्ट इक्वल 0। ये रिएक्शन ले लो, ठीक है जी। ये क्या है बच्चों? कंसंट्रेशन। ये क्या है? टाइम। ठीक है, तो सीधी बात है, अगर मेरे को प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन का कर्व बनाना है तो सर क्या होगा, वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। शुरू में तो 0 है, लेकिन सर रिएक्टेंट कुछ कुछ प्रोडक्ट बनाएगा और धीरे धीरे उसकी वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी। सर एक टाइम आएगा जिसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं, उसके बाद सर ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी और उतनी की उतनी रहेगी। तो सर ये एक्सेस इसके पैरेलल चलने लग जाएगी। अच्छा जी, रिएक्टेंट कुछ रहा होगा टी इक्वल 0 के ऊपर, तो सर रिएक्टेंट जो है धीरे धीरे खर्च होना शुरू होगा। फिर सर एक टाइम आएगा जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो सर ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, डोंट सी माय ड्राइंग, लेकिन ये दोनों की दोनों लाइंस एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है जी, ये भी और ये भी, और ये दोनों आपस में भी पैरेलल है। ठीक है, ये क्या है, मेरा रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, ऐसा करवाया कंसंट्रेशन और टाइम का। कोई शक है इस बात में? नो सर। ठीक है, ओके, ये चीज क्लियर है। अब जो है क्वेश्चन क्या आना है, कई एक बार सारे कंडीशन कंसंट्रेशन। बता दो उसको दोबारा से। क्या चीज? कंडीशन। कंडीशन ये है कि बेटा टी इक्वल 0 जब शुरू हुआ ना रिएक्शन, तब प्रोडक्ट 0 ले रखा है, बी की वैल्यू उस टाइम पे 0 ले रखी है। ए रिएक्ट करके बी बनाना शुरू करेगा, तब बी का कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू होगा। ठीक है, ओके सर। साइंस मीट क्यों नहीं कर रही? लाइंस बोलो, लाइंस मीट क्यों नहीं कर रही? मीट क्यों नहीं कर रही? बिल्कुल, ये क्वेश्चन में सोच रहा था कोई ना कोई बच्चा पूछे। रेट बेटा इक्विलिब्रियम के ऊपर इक्वल होना चाहिए, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस कांस्टेंट होनी चाहिए। कांस्टेंट का क्या मतलब है बेटा, रिएक्टेंट जो था 7 से शुरू हुआ, उसकी वैल्यू गिरती गिरती 5 पे पहुंची इक्विलिब्रियम के टाइम। प्रोडक्ट जो है 0 से शुरू हुआ, बढ़ती बढ़ती उसकी वैल्यू 5 पे पहुंची। आगे जो है ये दोनों की दोनों वैल्यूज 5 ही रहेंगी, 5 ही रहेंगी। ठीक है, नहीं 5 से मतलब इस वाले में एग्जांपल लो कि ये बढ़ते बढ़ते मान लो 4 पे पहुंची, इक्विलिब्रियम जब आया तो ये 4 पे। कांस्टेंट होने का मतलब है ये अब हमेशा आगे 5 रहेगी और ये वाली हमेशा 4 रहेगी। लेकिन कांस्टेंट होने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि ये दोनों की दोनों बराबर हो जाएंगे। मीट कब करेंगी? जब दोनों की दोनों वैल्यूज बराबर हो जाएंगी। मीट भी हो सकती है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है मीट करें। रेट इक्वल होना चाहिए, मीट करना जरूरी है। कंसंट्रेशन कोई जरूरी नहीं कि मीट करे, लेकिन हाँ कांस्टेंट हो जानी चाहिए, तो वो पैरेलल ग्राफ आना चाहिए। बोलो कनिका, क्लियर? कनिका बेटा यस क्लियर? ठीक है, अब एक क्वेश्चन यस करो, सर। अगर इतनी बातें समझ में आ गई यस तो एक सर। क्वेश्चन करो। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स आर पॉसिबल फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन?
मेरा ऑप्शन नंबर ए है। सारे के सारे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ होने वाले हैं बेटा। अच्छा, जहां पे मैं ये साइन लगा रहा हूँ ना, इसका मतलब ये दोनों कर्व्स पैरेलल हुए हैं, ताकि कोई ये ना कह सके कि सर आपकी तो ड्राइंग बेकार थी, हमें पता ही नहीं चला ये दोनों कर्व्स पैरेलल थे। चलो बताओ कौन सा कर्व पॉसिबल हो सकता है। ए बी आराम से सोच के बताना क्या क्या पॉसिबल है। एक बच्चे का आंसर आया भाई, ऑल ऑफ दिस। सारी बातें इस बारे में बता चुका हूं, सब लोग इन कर्व्स को समझ सकते हैं। सी, सिर्फ सी लगता है आपको कि पॉसिबल है, बाकी लोग पॉसिबल नहीं है। अब की बार करेक्ट पूछा है, गलत नहीं पूछा है। बोलो जी। क्या सर पिछले क्वेश्चन के चक्कर में थे हम तो? सारे होंगे क्योंकि सर ये सारे जाके कांस्टेंट हो जा रहे हैं ना। यही आंसर। मैंने कोई भी कंडीशन नहीं बोली कि मेरे प्रोडक्ट की क्या इनिशियल वैल्यू थी, रिएक्टेंट की क्या इनिशियल वैल्यू थी, ठीक है। फाइनल वैल्यूज प्रोडक्ट की क्या आएंगी, रिएक्टेंट की क्या आएंगी, क्या कभी मैंने बोला कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट से ज्यादा बनेगा इक्विलिब्रियम पे, या फिर प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा? कभी कुछ नहीं बोला मैंने, किसी भी लेक्चर में ऐसा कुछ नहीं बोला। क्या मैंने ऐसा बोला कि इक्वल बनेंगे? एक कर्व ये भी ले लो, इसको भी चेक करके बताना भाई कि ऐसा पॉसिबल है। कंसंट्रेशन का ऐसा कर्व पॉसिबल है क्या? ये सर पॉसिबल है। ठीक है जी। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं बोला कि आपकी कंसंट्रेशंस का, रिएक्टेंट के प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस का क्या रिलेशन होगा इक्विलिब्रियम के ऊपर। कुछ भी हो सकते हैं भाई, वो सिर्फ एक ही कंडीशन है कि वो लोग कांस्टेंट होने चाहिए। आपका रिएक्शन जो है स्टार्टिंग में क्या चीज होगी, इसके ऊपर भी कोई कंडीशन नहीं है। स्टार्टिंग में सिर्फ रिएक्टेंट हो सकता है, सिर्फ प्रोडक्ट हो सकता है, दोनों किसी किसी अमाउंट में हो सकते हैं। रिएक्टेंट ज्यादा हो सकता है, प्रोडक्ट ज्यादा हो सकता है। रिएक्शन अपने आप एडजस्ट होकर इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाती है। रिएक्शन के लिए सिर्फ एक चीज कांस्टेंट होती है, एक चीज फिक्स होती है कंसंट्रेशन के मामले में, वो अभी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन जब आपको कुछ भी नहीं बोल रखा तो इनमें से कोई भी कर्व बन सकता है, कोई भी कर्व बन सकता है। ये वाले ए वाले कर्व के अंदर क्या हो रहा है, देखो भाई, ए वाले कर्व के अंदर रिएक्टेंट की वैल्यू 0 थी, टी इक्वल 0 पे कुछ प्रोडक्ट रहा होगा, उसने घट के रिएक्टेंट बनाना शुरू किया होगा, प्रोडक्ट की वैल्यू घटी, रिएक्टेंट की घटी, थोड़ी देर के बाद आके आपके इक्विलिब्रियम आ गया, दोनों दोनों कांस्टेंट हो गए। बी के अंदर क्या है, बी के केस के अंदर रिएक्टेंट भी था शुरू में और थोड़ा सा प्रोडक्ट भी था, थोड़े से प्रोडक्ट ने अपनी वैल्यू बढ़ाई क्योंकि रिएक्टेंट भी बढ़ के प्रोडक्ट बना रहा है, धीरे धीरे जाके दोनों दोनों इक्विलिब्रियम के ऊपर एडजस्ट हो गए। सी के अंदर क्या हो रहा है, सी के अंदर सर प्रोडक्ट स्टार्टिंग में कुछ था, रिएक्टेंट 0 था, सर एक टाइम आया उसने इक्विलिब्रियम जब अचीव किया तो रिएक्टेंट ज्यादा हो गया सर प्रोडक्ट से, पॉसिबल है सर। दूसरे वाले सर डी केस के अंदर क्या है, आपका प्रोडक्ट सर 0 से चला था, जब इक्विलिब्रियम आया तो वो ज्यादा हो गया रिएक्टेंट से, लेकिन दोनों दोनों सर कांस्टेंट हो गए। ई केस के अंदर क्या है सर, प्रोडक्ट पहले 0 था, रिएक्टेंट डाला था, इक्विलिब्रियम के टाइम के ऊपर ये दोनों चीजें इक्वल हो गई।
तो इसके अंदर से इस पर किसी को डाउट है भाई इन बातों में तो मेरे को बता देना। ये सारे के सारे मानस बताओ क्या डाउट है बेटा। सर ये बता दो एक बार। सी। सर क्लियर सर अब। हाँ अब क्लियर है, ठीक है। यस सर। निर्भय बेटा सी में ये कह रहा हूँ, सी कर्व क्या है, कंसंट्रेशन टाइम का कर्व तो है। इसके अंदर क्या हो रहा है, रिएक्टेंट की वैल्यू शुरू में 0 थी। आप जो अपनी बाल्टी लेके आए रिएक्शन करने के लिए, उसके अंदर आपने शुरू में सिर्फ प्रोडक्ट डाला। अगर सिर्फ प्रोडक्ट डाला तो उसके कंसंट्रेशन की वैल्यू कहां से शुरू होगी बताओ निर्भय। रिएक्टेंट 0 की, से। रिएक्टेंट की 0 से शुरू होगी कि नहीं। यस सर। प्रोडक्ट है वो कुछ ना कुछ रिएक्टेंट बनाएगा, इसका मतलब रिएक्टेंट की वैल्यू बढ़ने लगेगी कि नहीं। यस। रिएक्टेंट की वैल्यू बढ़ने लगेगी, प्रोडक्ट की घटने लगेगी। किसी टाइम के ऊपर इक्विलिब्रियम आएगा, वो लोग कांस्टेंट हो जाएंगे। ओके सर। ऑल क्लियर। यस सर। कर्व काटे काट के एक दूसरे को ऊपर नीचे जाएगा नहीं जाएगा, ये अभी तक मैंने कोई कमेंट नहीं किया, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे मैं 2 पॉइंट्स नोट डाल के लिखा दूं जो मुझे याद आ रहा है, ऐसा कहीं शीट में लिखा मिलेगा और तुम्हें भी पता होना चाहिए। इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव फ्रॉम बोथ डायरेक्शंस, ठीक है जी। इक्विलिब्रियम चाहे आप प्रोडक्ट साइड से चल लो, बहुत सारा प्रोडक्ट डाल दो, फिर वो कम होके एडजस्ट होएगा, रिएक्टेंट दे देगा। चाहे आप शुरू में सिर्फ रिएक्टेंट डाल दो, वो जाके इक्विलिब्रियम ले आएगा। दोनों साइड से अचीव हो सकता है, ठीक है जी। सेकंड, डेल जी, थर्मोडायनेमिक्स में डेल जी पढ़ा था लास्ट में, ऐसे पढ़ा था डेल जी जो है ना नेगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस होगा, अगर पॉजिटिव होगा हमने हमारी इसी क्लास में पढ़ा था नए ग्रुप के अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और लिखा था वहां पे कि डेल जी अगर 0 होगा जी सर। है ना, तो वहां पे लिखा था कि इक्विलिब्रियम आएगा। उस टाइम पे मैंने कहा था कि इक्विलिब्रियम को अभी तुम नहीं समझते, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो इस बारे में बात करेंगे आगे। इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो रिएक्शन का डेल जी 0 हो जाता है, ठीक है जी। ओके ये बात हो गई। चलो अब क्या बताना है मेरे को, मेरे को ये बताना है कि वैल्यूज क्या चीज डिसाइड करेगी। देखो भाई सर हाँ जी एक बार सेकंड वाला नोट आप रिपीट कर देंगे प्लीज। जी बेटा, किसी चीज के लिए मान लो मेरा t इक्वल 0 था ना बेटा, जब जब मेरा a कोई फाइनाइट वैल्यू थी, b जो था मेरा 0 था, उस केस के अंदर बेटा ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में चलती, ठीक है। तो ये रिएक्शन कैसी होती, स्पॉन्टेनियस होती, अपने आप इस डायरेक्शन में चलती, बोलो होती कि नहीं होती। यस सर। तो बेटा उस जो ये चेंज आता, ये यहाँ से d इक्वल 0 से d की किसी अमाउंट पे पहुंचता, तो यहाँ पे एक डेल जी बनता, जी फाइनल होता है इसका, और ये जी इनिशियल होता। तो ये जो डेल जी आता है बेटा ये नेगेटिव आता है, क्योंकि ये चीज स्पॉन्टेनियस है। अगर ऐसा होना पॉसिबल नहीं होता, ए से बी जाने की कोई सिचुएशन नहीं होती, अपने आप ए रिएक्टेंट डाल दो वो भी बनाएगा ही नहीं। तो बेटा उस केस के अंदर बी बनने की एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मानते हैं, उसको बोलते हैं कि जी फाइनल कुछ होता है इस टाइम के ऊपर, इस टाइम के ऊपर कुछ जी फाइनल होता और वो बड़ा आता, पॉजिटिव आती, डेल जी की वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलती। ऐसे ही इक्विलिब्रियम कब आएगा, आपका इक्विलिब्रियम जब आ जाएगा, इक्विलिब्रियम तक आने के लिए आपके डेल जी की जो वैल्यू होगी, आप ए से जी इनिशियल से जी फाइनल पहुंचे, इक्विलिब्रियम के टाइम तक आपको जो डेल जी मिलेगा वो 0 मिलेगा, ठीक है। डेल जी कैसा हो जाएगा, 0। समझ गए पुष्पा, यस सर थैंक यू। ठीक है। चल डेल जी इक्वल 0 ये लिख लो फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर अटेनिंग इक्विलिब्रियम लिख लो। चलो जी ये बात हो गई। एक रिएक्शन लिख रहा हूं,
इसका फॉरवर्ड रिएक्शन लिख रहा हूँ, किसी को ना समझ आए तो बोलना। अब ये लिखना सीख चुके हैं, हालांकि इसको फॉर्मल तरीके से लॉ ऑफ मास एक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। और कोई ना शीट वीट ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, शीट की थ्योरी में क्या है, शीट की थ्योरी से जो काम का है वो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, उससे ज्यादा ही पढ़ाया होगा। कुछ जो एक दो टॉपिक ऐसे ही दे रखे हैं कंफ्यूजिंग बिना बात के, वो छोड़ दिए जो काम के नहीं, हालांकि शीट से अलावा भी कुछ चीजें पढ़ाई हो। बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन ये लिख दिया, बैकवर्ड रिएक्शन ये लिख दिया, क्या ये दोनों रेट लिख दिए मैंने? सही है। ये लिखने में किसी को दिक्कत है तो बताओ। नो ये सर। साइड में रिएक्शन लिखी हुई है, नो सर। ठीक है। चलो जी, ये हो गया। एट इक्विलिब्रियम क्या बच्चों, ये दोनों की दोनों सर ये इक्वल हो अपॉन जाएंगे में, क्या? सर ये जो आपने नहीं रिएक्शन नहीं लिखी नहीं है नहीं, नहीं अपॉन ये में तो है क्या? अंडरलाइंड है, बस अंडरलाइंड है, कोई अपॉन में नहीं है, अभी कोई अपॉन में नहीं है। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा बच्चों? आर एफ इक्वल आर, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, के एफ इंटू ए बी बी इक्वल बेटा के बी सी डी डी। ये दोनों इक्वल आ गए। मैं कहता हूं के एफ को के बी से डिवाइड ले लो, यानी कि के बी को लेफ्ट हैंड साइड ले आया बेटा, ये वाला जो पोर्शन है इसको राइट हैंड साइड ले जाना। राइट हैंड साइड में ऊपर क्या लिखा होगा, ये लिखा होगा कोई बच्चा जिसने पहले इक्विलिब्रियम पढ़ रखा है, क्या कोई बता सकता है मुझे ये वैल्यू क्या है? ये एक कांस्टेंट है, के एफ बाई के बी एक कांस्टेंट वैल्यू है, क्या है ये? किसी को पता हो तो बताओ, मैं तो बताऊंगा ये भी। इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम, के इक्विलिब्रियम, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है सर। ये कांस्टेंट होता है, बिल्कुल कांस्टेंट होता है फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है तो केसी सेम रहेगा। ये बच्चों रिएक्शन के लिए फिक्स होता है। आप रिएक्शन का कोई भी अमाउंट ले लो, रिएक्टेंट का कोई भी प्रोडक्ट ले लो, अगर आपका ए से ए से बच्चों बी बनता है, तो इसका जो केसी होगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। आप चाहे ए की इनिशियल वैल्यू 5 लो, 2 लो, चाहे ए इक्वल 10 लो, इनिशियल टाइम के ऊपर आप बी 0 लो, 2 लो, कुछ भी लो, केसी जो है आपका कोई फिक्स कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। अब मैं इसका केसी जो लिख रहा हूँ वो क्या होगा, वो आता है बच्चों बी की पावर बी डिवाइडेड बाय सी की पावर, सॉरी ए की पावर ए। ये केसी क्या बता रहा है, केसी एक फिक्स वैल्यू है। ये ऐसा कह रहा है कि जब इक्विलिब्रियम आएगा, ये क्या है बी इक्विलिब्रियम, ये क्या है बी इक्विलिब्रियम, कि सर जब इक्विलिब्रियम आएगा ना तो ए और बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या रेशियो होना चाहिए, वो इसने पहले डिसाइड कर रखा है। इसने पहले ही फैसला कर रखा है जब इक्विलिब्रियम आएगा तो आपकी वैल्यूज कुछ ऐसी होनी चाहिए। आप चाहे कोई भी वैल्यू ले लो, आप चाहे कोई भी वैल्यू ले लो आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट की, इक्विलिब्रियम आएगा तो वैल्यूज इस रेशियो में आके एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज डिसाइड कर रखी है। अब जो है अगर किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन हो कि सर रिएक्टेंट 0 से चल के ज्यादा क्यों हो जाता है प्रोडक्ट, सर बाद में जो है जब इक्विलिब्रियम आ गया तो रिएक्टेंट ज्यादा होगा कि प्रोडक्ट ज्यादा होगा कि सर सब बराबर होंगे, इस सब का जवाब केसी के पास है। केसी कहता है कि यदि मैं मोर देन 1 तो क्या होगा, प्रोडक्ट बाय आर, ये चीज मोर देन 1 कहेगा, प्रोडक्ट जो है ना मोर देन रिएक्टेंट है। उसके बाद केसी कहेगा कि जी मैं लेस देन 1 हूँ। ये मैं किस केस में बता रहा हूँ, जब सिर्फ एक एक प्रोडक्ट रिएक्टेंट चल रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसे इक्वेशन लिख सकते हो। बाकी फिर अगर आपके 2-3 है तो फिर 2-3 टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन के बीच में ऐसे इक्वालिटी आ जाएगी, ठीक है। अगर केसी लेस देन 1 है तो केसी कहेगा रिएक्टेंट तुम ज्यादा हो जाओ। अगर केसी बच्चों 1 है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम के ऊपर सेम है, ठीक है जी। इतनी सी बात है आज तक की, बाकी बातें अगली चर्चा।